इटली की एक झील, लेक गार्डा, दूर से बेहद शांत और खूबसूरत नजर आ रही थी, लेकिन उसके करीब घाटियों की घुमावदार सड़कों पर चल रहा था मौत का एक भयानक खेल। वादियों में कार के इंजन की रोंगटे खड़े कर देने वाली दहाड़ गूंज रही थी। गाड़ी के अंदर था ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस MI6 का एक बेखौफ और जाबाज एजेंट, जेम्स बॉन्ड। जितना चालाक उतना ही खतरनाक। उसके ठीक पीछे दो काली अल्फा रोमियो कारें साए की तरह चिपकी हुई थीं, जिनमें सवार दुश्मन अपने मशीन गन से बॉन्ड की कार पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर रहे थे। गोलियां कार की बॉडी को चीर रही थीं, शीशे चकनाचूर हो चुके थे, लेकिन बॉन्ड के चेहरे पर खौफ का एक कतरा भी नहीं था। उसकी आंखें एकदम ठंडी और निडर थीं। बॉन्ड ने अपनी गजब की ड्राइविंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी कार खाई में गिरकर चकनाचूर हो गई और बॉन्ड अपनी टूटी फूटी कार लेकर सिएना शहर की पुरानी और तंग गलियों में आ पहुंचा। वहां एक गुप्त सेफ हाउस के अंदर जाकर बॉन्ड ने अपनी कार की डिक्की खोली। अंदर बंधा पड़ा था MI6 का सबसे बड़ा दुश्मन, मिस्टर वाइट। पिछले मिशन में बॉन्ड ने इस गद्दार को मारा नहीं था, बल्कि जानबूझकर जिंदा पकड़ा था, क्योंकि मिस्टर वाइट कोई आम मुजरिम नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य था जिसका दस्तावेजों में कोई नाम या वजूद नहीं था, लेकिन इनकी पहुंच पूरी दुनिया में थी। यह खतरनाक संगठन साए में छिपकर पूरी दुनिया में खौफ का व्यापार करते थे। आतंकवादियों को करोड़ों का फंड देने से लेकर रातों रात किसी भी देश की सरकार बनाने और गिराने तक की ताकत इनके मुट्ठी में थी। बॉन्ड को लगा वो मिस्टर वाइट को टॉर्चर करके उसकी ऑर्गेनाइजेशन के सारे राज उगलवा लेगा, मगर उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में वहां कुछ ऐसा भयानक घटने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, ये है जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज का पार्ट 2। इस कहानी के सस्पेंस को पूरी तरह समझने के लिए मेरी सलाह है कि आप इसका पार्ट 1 जरूर देखें। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यकीन मानिए, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी ये जबरदस्त कहानी आपको स्क्रीन से हिलने नहीं देगी। अब लौटते हैं अपनी कहानी पर। सेफ हाउस के अंदर MI6 की चीफ एम पहले से ही बॉन्ड का इंतजार कर रही थी। उनके साथ उनके हथियारबंद बॉडीगार्ड्स भी मुस्तैद थे। जेम्स बॉन्ड ने पहली बार किसी दुश्मन को जिंदा पकड़ा था और यह देखकर एम के चेहरे पर एक सुकून था। अगले ही पल माहौल तनाव भरा हो गया। एम और बॉन्ड ने मिलकर मिस्टर वाइट से पूछताछ शुरू की। उन्हें लगा था कि मौत के खौफ से वाइट टूट जाएगा और अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के सारे राज उगल देगा, लेकिन वाइट के चेहरे पर डर की कोई लकीर नहीं थी। वो उन्हें घूरता हुआ शैतानी मुस्कान के साथ हंसने लगा और अगले ही पल बोला, तुम लोग सच में सोचते हो कि तुम हमें रोक सकते हो? हमारा संगठन कितना बड़ा है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हम हवा की तरह हैं जो हर जगह मौजूद है। वाइट के ये कहते ही अचानक कमरे में खड़े एम के सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड मिचेल ने अपनी बंदूक निकाली और सीधा अपने साथी गार्ड को शूट कर दिया। यानी मिचेल भी वाइट के ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य था। अगले ही सेकंड मिचेल ने अपनी गन एम की तरफ तान दी, लेकिन बॉन्ड ने बिजली की फुर्ती से छलांग लगाकर मिचेल पर हमला किया और उसकी बंदूक छीन ली। गद्दार मिचेल खिड़की से बाहर कूदकर भाग निकला। बॉन्ड ने बिना एक पल गवाए अपनी गन लोड की और मिचेल के पीछे दौड़ पड़ा। सेफ हाउस से निकलकर दोनों सीधा सिएना की सड़कों पर आ गए, जहां मशहूर घुड़सवारी का खेल पालियो चल रहा था। हजारों लोगों की भीड़ और बेतहाशा दौड़ते घोड़ों के बीच मिचेल पागलों की तरह फायर करता हुआ भाग रहा था। उसे लगा कि वो इस भीड़ में बॉन्ड को चकमा देकर निकल जाएगा, लेकिन वो बॉन्ड के पागलपन से वाकिफ नहीं था। बॉन्ड ने उसे छतों और तंग गलियों में किसी भूखे शेर की तरह खदेड़ा और अंत में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। बॉन्ड जब वापस सेफ हाउस लौटा तो देखा मिस्टर वाइट वहां से फरार हो चुका था। MI6 के लिए यह किसी भयानक सदमे से कम नहीं था। एम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना बॉडीगार्ड मिचेल, जो 8 सालों से साए की तरह उसके साथ था, वो असल में दुश्मनों का एक स्लीपर एजेंट निकलेगा। MI6 की फॉरेंसिक टीम ने तुरंत मिचेल के घर का चप्पा चप्पा छान मारा। तलाशी के दौरान उन्हें एक गुप्त तिजोरी के कुछ मार्क्ड बिल्स यानी चिन्हित नोट मिले। दरअसल ये वही पैसे थे जो पिछले मिशन में बॉन्ड को लशीफ के साथ पोकर खेलने के लिए दिए गए थे। MI6 ने इन नोटों में एक खास ट्रैकिंग चिप लगाई थी ताकि पैसों को ट्रेस किया जा सके। पिछले पार्ट के अंत में मिस्टर वाइट ये सारे पैसे लेकर भाग गया था।
वो चिप लगे हुए पैसे अब MI6 को मिस्टर वाइट के ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचने में मदद कर सकते थे। MI6 के टेक एक्सपर्ट तुरंत काम पर लग गए। जब उन नोटों को स्कैन करके ट्रेस किया गया तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि हाइती देश के पोर्ट ऑफ प्रिंस शहर के एक बैंक में अभी अभी बिल्कुल वैसे ही चिन्हित नोट ट्रांसफर हुए हैं और वो बैंक अकाउंट किसी एडमंड स्लेट के नाम पर है। इसका सीधा मतलब था कि एडमंड भी मिस्टर वाइट की उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मोहरा था और शायद उसे किसी खास और खतरनाक काम के लिए रकम भेजी गई थी। यह MI6 के लिए एक बहुत बड़ा सुराग था। एडमंड के जरिए उस खौफनाक संगठन की जड़ तक पहुंचा जा सकता था। एम ने तुरंत बॉन्ड को एडमंड को पकड़ने का मिशन सौंपा, लेकिन साथ ही उसे एक सख्त हिदायत भी दी कि वो अपने जज्बातों पर काबू रखे और किसी भी कीमत पर एडमंड को जिंदा पकड़कर लाए। बॉन्ड उसी वक्त हाइती जा पहुंचा। पोर्ट ऑफ प्रिंस शहर की चिलचिलाती धूप के बीच वो एक सस्ते होटल में पहुंचा। उसे मिली जानकारी के मुताबिक एडमंड उसी होटल के रूम नंबर 325 में ठहरा हुआ था। बॉन्ड चुपचाप रूम नंबर 325 में घुसा, लेकिन एडमंड वहां नहीं था। बॉन्ड कमरे की तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक दरवाजे के पीछे छुपे एडमंड ने तेज चाकू से उस पर जानलेवा हमला कर दिया, मगर बॉन्ड ने फुर्ती से अपना बचाव कर लिया। अगले ही पल दोनों के बीच एक बेहद हिंसक लड़ाई शुरू हो गई। बॉन्ड एडमंड को हर हाल में जिंदा पकड़ना चाहता था, मगर एडमंड किसी खूंखार जानवर की तरह बेकाबू हो चुका था। बॉन्ड ने बचने की कोशिश में उस पर घातक वार कर दिया, जिससे वो मारा गया। एडमंड के पास से बॉन्ड को एक ब्रीफकेस मिला, जिसे लेकर वो चुपचाप होटल से बाहर निकल आया। तभी उसके बगल में एक छोटी विंटेज कार आकर रुकी। कार के अंदर एक लड़की बैठी थी, जो बॉन्ड के हाथ में ब्रीफकेस देखकर उसे ही एडमंड समझ रही थी। उसने बॉन्ड से कार में बैठने को कहा। बॉन्ड भी बिना कुछ कहे कार में बैठ गया और वो लड़की उसे लेकर आगे बढ़ गई। रास्ते में उसने बॉन्ड से वो ब्रीफकेस खोलने को कहा। बॉन्ड ने जब उसे खोला तो अंदर का नजारा देख वो चौंक गया। उस ब्रीफकेस के अंदर एक गन रखी थी और साथ में उसी लड़की की एक तस्वीर, जिसके साथ बॉन्ड अभी बैठा हुआ था। उसका नाम कैमिली था। बॉन्ड को यह समझते देर नहीं लगी कि असली एडमंड एक प्रोफेशनल हिटमैन था और उसे इस लड़की यानी कैमिली को ही मारने की सुपारी दी गई थी, जिसकी भनक खुद कैमिली को भी नहीं थी। कैमिली ने जैसे ही ब्रीफकेस में अपने फोटो और बंदूक को देखा, उसका खून खौल उठा। उसने बिना सोचे समझे तुरंत बॉन्ड पर गोली चला दी, लेकिन बॉन्ड फुर्ती से बचता हुआ चलती कार से बाहर कूद गया और कैमिली धूल उड़ाती हुई अपनी कार लेकर भाग निकली। अनजाने में ही बॉन्ड ने कैमिली को एक जानलेवा साजिश का शिकार बनने से बचा लिया था। पर आखिर कैमिली का उस किलर एडमंड से क्या कनेक्शन हो सकता है, ये जानने के लिए बॉन्ड ने तुरंत एक बाइक चुराई और छुपकर कैमिली की कार का पीछा करने लगा। उधर कैमिली गुस्से से तमतमाई हुई एक समुद्री बंदरगाह पर पहुंची। ये पूरा इलाका डोमिनिक कुरीन नाम के खतरनाक आदमी का था। डोमिनिक देखने में शांत और शरीफ लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। वो ग्रीन प्लेनेट नाम की एक NGO चलाता था और खुद को दुनिया के सामने एक पर्यावरण रक्षक बताता था, लेकिन अपनी NGO की आड़ में वो गैर कानूनी धंधे करता था। वो भी मिस्टर वाइट की उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा मोहरा था। कैमिली डोमिनिक के लिए ही काम करती थी और एडमंड भी डोमिनिक का ही एक जियोलॉजिस्ट था। कैमिली एडमंड से डोमिनिक के लिए कोई डॉक्यूमेंट लेने गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि डोमिनिक एडमंड के हाथों उसे ही मरवाने की साजिश रच देगा। कैमिली ने जब गुस्से में डोमिनिक से पूछा कि वो उसे क्यों मारना चाहता है, तब डोमिनिक उसे कुछ दिखाने के लिए बाहर ले आया। बाहर एक मेहमान उससे मिलने आया हुआ था। वो था जनरल मेड्रानो, बोलीविया देश का एक बेहद क्रूर और निर्दयी मिलिट्री जनरल, जिसे उसके ही देश की सरकार ने देश से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो बोलीविया देश में तानाशाही करना चाहता था। उसे देखते ही कैमिली की आंखों में नफरत और बदले की आग धधक उठी, क्योंकि कैमिली जब छोटी थी तब इसी मेड्रानो ने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला था। कैमिली की आंखों के सामने उसने उसकी मां और बहन की इज्जत लूट ली थी। कैमिली आज तक उस खौफनाक मंजर को नहीं भूली थी। मेड्रानो को खत्म करना ही कैमिली की जिंदगी का मकसद था और यही राज की बात डोमिनिक को पता चल गई थी। मेड्रानो डोमिनिक के काम का आदमी था। कहीं कैमिली उसे मार न दे, इसलिए वो डोमिनिक कैमिली को ही रास्ते से हटा देना चाहता था। लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो मेड्रानो से बातचीत करने उसे अकेले में ले आया।
डोमिनिक ने मेड्रानो को भरोसा दिलाया कि वो उसे बोलीविया की सत्ता पलटने में मदद करेगा और उसे वहां का नया तानाशाह बना देगा, लेकिन इसके बदले में उसे बोलीविया के रेगिस्तान का हिस्सा चाहिए। मेड्रानो जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि डोमिनिक उस रेगिस्तान में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल होने की उम्मीद कर रहा है। उसने डोमिनिक से कहा, वो बंजर रेगिस्तान किसी काम की नहीं, वहां तेल का एक कतरा भी नहीं है। पर फिर भी डोमिनिक को रेगिस्तान का वही हिस्सा चाहिए था। मेड्रानो ने बेझिझक डील के लिए हाँ कर दी। डील हो जाने के बाद अब डोमिनिक ने मेड्रानो को खुश करने के लिए कैमली को उसके हवाले कर दिया। मेड्रानो के चेहरे पर एक गंदी मुस्कान आ गई। वो कैमली को लेकर अपनी बोट से निकल गया। उधर दूर खड़ा बॉन्ड ये सारा तमाशा देख रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि निर्दोष कैमली उन दरिंदों के बीच फंस चुकी है। बॉन्ड ने फौरन एक मोटर बोट चुराई और पूरी रफ्तार से कैमली को बचाने निकल पड़ा। उसने अपनी बोट सीधा मेड्रानो की बोट से भिड़ा दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेड्रानो की बोट पे सवार सारे लोग गिर पड़े। मेड्रानो के एक गार्ड की बंदूक छूटकर कैमली के पास आ गिरी। मौका अच्छा था, सामने मेड्रानो गिरा पड़ा था। कैमली ने बंदूक उठाई और मेड्रानो को शूट करने ही वाली थी कि तभी बॉन्ड वहां आ गया और कैमली को उठाकर अपनी बोट पर ले आया। बॉन्ड को लगा था कि कैमली उसे जान बचाने के लिए शुक्रिया कहेगी, लेकिन उसके उलट कैमली उस पर बुरी तरह भड़क गई, क्योंकि बॉन्ड ने अनजाने में ही सही लेकिन कैमली को मेड्रानो को मारने के उस एक मौके से दूर कर दिया था जिसका इंतजार वो सालों से कर रही थी। इसी आपसी रंजिश में कैमली का सिर दुश्मन की बोट से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। बॉन्ड जैसे तैसे दुश्मनों से पीछा छुड़ाकर एक दूसरे सीपोर्ट पर आ गया और कैमली को सुरक्षित हाथों में सौंपकर अपने असली शिकार डोमिनिक ग्रीन के पीछे लग गया। उस वक्त डोमिनिक अपनी आलीशान प्राइवेट जेट में 2 खास मेहमानों के साथ एक गुप्त मीटिंग कर रहा था। वो दोनों अमेरिकन सीक्रेट सर्विस CIA के बड़े अधिकारी थे, ग्रेग बिम और फेलिक्स लाइटर। फेलिक्स वही एजेंट था जिसने पिछले मिशन में कसीनो रॉयल में लशीफ को ताश के खेल में हराने के लिए बॉन्ड की मदद की थी। ग्रेग फेलिक्स का बॉस था जिससे डोमिनिक ने एक डील की। उसने बताया कि बोलीविया देश में जल्द ही नई सरकार बनने वाली है। डोमिनिक चाहता था कि अमेरिकी सरकार उसमें कोई दखल अंदाजी न करे। बदले में बोलीविया के रेगिस्तान से निकलने वाला सारा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल अमेरिका का होगा। बेशक उस रेगिस्तान में तेल का एक कतरा भी नहीं था। डोमिनिक बस CIA को बेवकूफ बना रहा था ताकि अमेरिका उसके असली मकसद के बीच में न आए। क्रूड ऑयल हमेशा से अमेरिकन की कमजोरी रहा है। तेल का नाम सुनते ही ग्रेग की आंखों में लालच भर आया और उसने तुरंत वो डील पक्की कर ली। मौके का फायदा उठाकर डोमिनिक ने अपनी एक और शर्त सामने रख दी। उसने उन्हें जेम्स बॉन्ड की तस्वीर दिखाई और ग्रेग से उसे हर हाल में रास्ते से हटाने को कहा। ग्रेग फौरन राजी हो गया। इस पूरी बातचीत के दौरान फेलिक्स एकदम खामोश बैठा था। उसे मालूम था कि यह डील पूरी तरह गलत है, लेकिन अपने बॉस ग्रेग के आगे वो पूरी तरह बेबस था। इस डील के बाद डोमिनिक अपनी आगे की साजिश रचने के लिए ऑस्ट्रिया के ब्रेंगिज शहर पहुंचा। वहां के मशहूर और बेहद आलीशान ओपेरा हाउस में टोक्सा नाम का एक नाटक चल रहा था, लेकिन डोमिनिक यहां नाटक देखने नहीं बल्कि अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मीटिंग करने आया था। दर्शकों की भीड़ में उस संगठन के कई बड़े और ताकतवर सदस्य छुपकर बैठे थे। वे माइक्रोफोन्स और कानों में लगे छोटे से एयरपीस के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो पूरी दुनिया से सुरक्षित हैं, लेकिन उनका बाप जेम्स बॉन्ड साए की तरह उनके पीछे वहां पहुंच चुका था। बॉन्ड ने उनके एक सदस्य को पीटकर उसका एयरपीस और माइक्रोफोन हासिल कर लिया था। अब वो भीड़ में छुपे उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की बातें सुन सकता था। उसे मालूम चला कि इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्वांटम है। बॉन्ड ने उनकी खतरनाक योजनाएं सुनी। वो लोग किसी टिएरा प्रोजेक्ट को अंजाम देने की बात कर रहे थे और बोलीविया के रेगिस्तान में ऑयल की लंबी पाइपलाइन बिछाने वाले थे। हालांकि बॉन्ड को अब भी मालूम नहीं चल पा रहा था कि क्वांटम के और सदस्य कहां-कहां बैठे हैं। बॉन्ड ने एक जबरदस्त चाल चली। उसने सीधा उनकी मीटिंग में दखल देते हुए कहा, क्या मैं सलाह दे सकता हूं? मुझे लगता है कि तुम बेवकूफों को मीटिंग के लिए कोई बेहतर जगह ढूंढनी चाहिए। बॉन्ड ने उनके सीक्रेट मीटिंग की धज्जियां उड़ा दी। उनकी पोल खुलते देख क्वांटम के सदस्यों की सांसें अटक गईं। घबराहट के मारे कई बड़े चेहरे अपनी सीट से उठकर तेजी से हॉल से बाहर की तरफ भागने लगे। बॉन्ड बिल्कुल यही चाहता था। जैसे ही वो लोग बाहर भागने लगे,
बॉन्ड ने छुपकर अपने कैमरा फोन से उन सभी गद्दारों की तस्वीरें खींच ली और MI6 को भेज दी। MI6 ने 4 लोगों की पहचान की। उनमें से कोई किसी देश का बड़ा नेता था तो कोई बड़ा बिजनेसमैन। उनका खुलासा करके बॉन्ड ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली थी। वो अब ओपेरा हाउस से बाहर निकलने लगा, तभी डोमिनिक और उसकी गैंग ने उसे देख लिया। डोमिनिक ने अपने आदमियों को बॉन्ड को खत्म करने का हुक्म दे दिया और तभी शुरू हुई भयंकर गोलीबारी। डोमिनिक के आदमी निर्दोष लोगों की परवाह किए बिना बॉन्ड पर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन बॉन्ड की तेजी के आगे उनकी बंदूकें भी फीकी पड़ गई। बॉन्ड ने चुन चुन कर उन्हें खत्म कर दिया, मगर तब तक डोमिनिक और क्वांटम के सारे सदस्य वहां से भाग निकले। जब ओपेरा में हुई इस गोलीबारी की खबर लंदन पहुंची तो एम का सब्र पूरी तरह टूट गया। सरकार के दबाव में आकर एम ने बॉन्ड को यह ऑपरेशन खत्म करने को कहा और उसे वापस लंदन बुलाया, मगर बॉन्ड क्वांटम के उस बड़े प्लान टिएरा प्रोजेक्ट का पर्दाफाश करने के बहुत करीब था। उसने एम से साफ कह दिया कि वो अपना काम खत्म किए बिना वापस नहीं आने वाला। एम बॉन्ड की इस बात से खफा हो गई। उसने बॉन्ड के सारे पासपोर्ट्स, क्रेडिट कार्ड्स और MI6 से उसकी पूरी पहचान को रद्द कर दिया। बॉन्ड को आधिकारिक तौर पर MI6 से बेदखल कर दिया गया था, लेकिन फिर भी बॉन्ड पीछे नहीं हटा। वो किसी भी हाल में क्वांटम ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश करना चाहता था, जिसके लिए उसे बोलीविया जाना था, लेकिन बिना पासपोर्ट और पैसे के ये मुमकिन नहीं था। ऐसे वक्त में मदद के लिए बॉन्ड को केवल एक नाम याद आया, रेने मैथिस। वही मैथिस जिसने पिछली बार कैसीनो रॉयल के मिशन के दौरान बॉन्ड का साथ दिया था। उस वक्त चालाक लशीफ ने मैथिस को अपना साथी बताकर उसे बॉन्ड की नजरों में गद्दार साबित कर दिया था, जिस कारण MI6 ने मैथिस को बुरी तरह टॉर्चर किया, मगर मैथिस निर्दोष साबित हुआ। उन पुरानी गलतफहमियों के कारण मैथिस के मन में बॉन्ड के लिए कड़वाहट थी, लेकिन जब बॉन्ड ने उसे पूरी सच्चाई बताई तो मैथिस ने पुराने गिले शिकवे भुला दिए। उसने बॉन्ड की मदद करने का फैसला किया और दोनों ने नकली पासपोर्ट का इंतजाम किया। वे दोनों उसी वक्त बोलीविया के लिए रवाना हो गए, मगर तब तक CIA ने भी अपना जाल बिछा दिया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से डील कर ली थी कि अगर वो बॉन्ड को गिरफ्तार करके वापस लंदन ले आए तो बोलीविया से मिलने वाला क्रूड ऑयल वो ब्रिटिश सरकार के साथ बांटेंगे। क्रूड ऑयल के लालच में सारी सरकारें डोमिनिक के लपेटे में आती जा रही थीं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने एम पर दबाव बनाया कि वो बॉन्ड को जल्दी लंदन ले आए। उधर बॉन्ड और मैथिस बोलीविया पहुंच चुके थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने एम को चकमा दे दिया, लेकिन जैसे ही बॉन्ड और मैथिस एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने देखा MI6 की एक एजेंट स्ट्रॉबेरी फिल्स वहां पहले से उनका इंतजार कर रही थी। फिल्स एक सख्त मिजाज एजेंट थी। उसे एम से साफ आदेश मिले थे कि वो किसी भी हाल में बॉन्ड को तुरंत अगली फ्लाइट से लंदन वापस ले आए, लेकिन लंदन की फ्लाइट अगली सुबह की थी, इसलिए फिल्स बॉन्ड और मैथिस को होटल में ठहराने ले आई। पर बॉन्ड किसी भी हाल में वापस जाने वाला नहीं था। उसने अपने गजब के चाम से फिल्स को कुछ ही पलों में पिघला दिया। होटल रूम में दोनों ने प्यार भरे पल गुजारे। इस बीच मैथिस अपना काम कर रहा था। उसने अपने खबरियों से मालूम किया कि डोमिनिक यहाँ एक बड़ी पार्टी का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े लोग शामिल होने वाले हैं। मैथिस ने बॉन्ड के लिए उस पार्टी के पास का इंतजाम कर लिया। उसी शाम बॉन्ड फिल्स के साथ डोमिनिक की पार्टी में पहुंचा। पार्टी का नजारा बेहद शानदार था। डोमिनिक स्टेज पर खड़ा होकर दुनिया भर के अमीर लोगों के सामने खुद को एक सच्चा पर्यावरण रक्षक साबित करने का नाटक कर रहा था। दरअसल बोलीविया देश काफी सालों से पानी की किल्लत से जूझ रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर डोमिनिक ने उन अमीर लोगों से अपने ग्रीन प्लेनेट NGO के लिए फंड मांगा। उसने वादा किया कि वो बोलीविया को हरा भरा कर देगा और पानी की समस्या को दूर कर देगा, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। डोमिनिक उन पैसों को अपने ऑर्गेनाइजेशन क्वांटम के टिएरा प्रोजेक्ट पर लगाने वाला था। इस बात से बेखबर बोलीविया के अमीर लोग डोमिनिक को डोनेशन देने लगे, लेकिन तभी उस महफिल में अचानक कैमिली आ धमकी। वो सीधे डोमिनिक के पास आकर भरे मंच पर उसे जलील करने लगी। कैमिली ये भी बताने लगी कि बोलीविया के ज्यादातर जंगल डोमिनिक ने ही कटवाए हैं, लेकिन डोमिनिक ने तुरंत बात को घुमा दिया। उसने अपने क्लाइंट से कहा कि कैमिली ने ज्यादा नशा कर लिया है और उसे अकेले में बालकनी के पास ले आया। डोमिनिक अंदर से खौल रहा था, मगर सबके सामने वो अपने शराफत का नकाब नहीं उतार सकता था। वो कैमिली से प्यार से पेश आ रहा था।
लेकिन कैमिली ने डोमिनिक को धमकाते हुए कहा कि उसे जनरल मेड्रानो का पता चाहिए, वरना वो डोमिनिक और उसके ऑर्गेनाइजेशन की सारी पोल पट्टी खोल देगी। ये सुनकर डोमिनिक के सब्र का बांध टूट गया। वो कैमिली को बातों में उलझाकर बालकनी से नीचे फेंकने ही वाला था कि तभी बॉन्ड उनके बीच आ गया और डोमिनिक के नाक के नीचे से कैमिली को अपने साथ ले गया। बॉन्ड ने कैमिली से एक सौदा किया। उसने कहा कि अगर कैमिली उसे डोमिनिक का टियरा प्रोजेक्ट दिखाने ले जाए तो बदले में वो कैमिली के दुश्मन मेड्रानो को खत्म करने में उसकी मदद करेगा। ये सुनकर कैमिली फौरन राजी हो गई। बॉन्ड और कैमिली अपनी एसयूवी कार में बैठकर वहां से भागने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही दो पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया। पुलिस वालों ने बॉन्ड को कार से बाहर निकाला और कार की डिग्गी खोलने का हुक्म दिया। बॉन्ड उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा कि उसकी डिक्की में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही डिक्की खुली, अंदर का नजारा देख बॉन्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। डिक्की के अंदर मैथिस की लाश पड़ी थी। उसे देख बॉन्ड भावुक हो गया। दरअसल ये उन पुलिस वालों की ही बॉन्ड को फंसाने की चाल थी। वो असल में डोमिनिक के बिके हुए गुंडे थे। उन्होंने बॉन्ड से लाश बाहर निकालने को कहा। बॉन्ड ने जब लाश बाहर निकाली तभी उन पुलिस वालों को एहसास हुआ कि मैथिस अभी जिंदा है। मैथिस बॉन्ड को सच न बता दे, इस डर से पुलिस ने मैथिस को गोली मार दी। बॉन्ड का गुस्सा भड़क गया। उसने अपनी तेजी दिखाते हुए एक पुलिस वाले की बंदूक छीन ली और उन दोनों भ्रष्ट पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। बॉन्ड को मैथिस की मौत का दुख तो था, लेकिन अभी शोक मनाने का वक्त नहीं था। वो मैथिस की लाश को वहीं छोड़कर अपने मिशन पर निकल पड़ा। अगली सुबह तक बॉन्ड और कैमिली बोलीविया के एक रेगिस्तानी इलाके तक पहुंच गए, जहां एक प्राइवेट एयरपोर्ट था। वहां से उन्होंने अपनी एसयूवी के बदले एक पुराना प्रोपेलर प्लेन किराए पर लिया। वो दोनों आसमान में उड़ते हुए उस विशाल और बंजर रेगिस्तान के ऊपर पहुंच गए जिसे डोमिनिक ने मेड्रानो से डील में मांगा था। लेकिन अजीब बात थी, उस बंजर जमीन पर बड़ी बड़ी दरारों के सिवा कुछ नहीं था। कैमिली को भी केवल इस जगह के बारे में मालूम था, लेकिन टियरा प्रोजेक्ट क्या है ये उसे भी नहीं पता था। वो दोनों वहां से जा ही रहे थे कि तभी अचानक हवा में एक मिलिट्री फाइटर प्लेन और एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। आसमान में भयंकर डॉग फाइट शुरू हो गई। भारी मशीन गनों से निकली गोलियां बॉन्ड के पुराने प्लेन के परखच्चे उड़ाने लगी। बॉन्ड ने किसी तरह एक प्लेन का ध्यान भटकाकर उसे पहाड़ी में क्रैश करवा दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर अब भी उस पर गोलियां बरसा रहा था। इतनी मुसीबत काफी नहीं थी कि अगले ही पल बॉन्ड के प्लेन का फ्यूल भी खत्म होने लगा। उनके पास केवल एक ही पैराशूट था। बॉन्ड ने कैमिली को पैराशूट दिया और उसके साथ जलती हुई प्लेन से नीचे छलांग लगा दी। दोनों हवा में गोते खाते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद एक गहरी दरार के अंदर जा गिरे। उस विशाल दरार के अंदर उनके सामने एक ऐसा सच सामने आया जिसने डोमिनिक के टियरा प्रोजेक्ट के सारे तार खोल दिए। उस गुफा के अंदर पानी से भरा एक विशाल काय बांध यानी डैम था। दरअसल बोलीविया देश में पानी की कमी होना प्राकृतिक नहीं था, बल्कि डोमिनिक ने ही देश की सबसे कीमती संपत्ति यानी नदी पर कब्जा कर लिया था। उसने यहाँ डैम बनाकर नदी का पानी रोक दिया था और अब वो देशवासियों को ये पानी कई गुना ज्यादा दामों पर बेचकर खूब पैसा कमाना चाहता था। वहां एक नहीं बल्कि कई सारे अंडरग्राउंड डैम्स थे। बॉन्ड और कैमिली वहां से लौट आए। उन्होंने देखा लोग एक बूंद पानी को तरस रहे थे। ये देखकर उनका दिल पसीज गया। बॉन्ड ने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर देशवासियों को उनका पानी वापस लौटाएगा। बॉन्ड और कैमिली किसी तरह उस रेगिस्तान से निकलकर वापस शहर में अपने होटल लौटे, उसी होटल में जहां बॉन्ड फील्ड्स के साथ ठहरा हुआ था। जैसे ही बॉन्ड ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। कमरे में एम पहले से मौजूद थी। उनके चेहरे पर एक गहरा दुख और गुस्सा था। तभी बॉन्ड की नजर बिस्तर पर पड़ी और एक भयानक मंजर ने उसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बिस्तर पर फिल्ड्स की लाश पड़ी थी। डोमिनिक ने बॉन्ड से बदला लेने के लिए फिल्ड्स की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसकी पूरी लाश को क्रूड ऑयल से नहला दिया गया था, यहां तक कि फिल्ड्स के मुंह से भी काला तेल बाहर निकल रहा था। जाहिर था दरिंदा डोमिनिक फिल्ड्स को तब तक क्रूड ऑयल पिलाता रहा जब तक वो मर नहीं गई। यह कत्ल क्वांटम की तरफ से बॉन्ड के लिए एक सीधी चेतावनी थी, लेकिन बॉन्ड डरा नहीं बल्कि बदले की आग में जलने लगा। हालांकि उस वक्त एम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब एजेंट्स बॉन्ड को पकड़कर ले जा रहे थे, तभी बॉन्ड ने लिफ्ट के अंदर उन पर हमला कर दिया और एजेंट्स को पीटकर वहां से भाग गया। बाहर उसे कैमिली अपनी कार के साथ मिल गई, जिस पर सवार होकर वे होटल से भाग निकले। बॉन्ड को अब डोमिनिक की तलाश थी और उस तक पहुंचने में उसकी केवल एक ही आदमी मदद कर सकता था, अमेरिका का सीक्रेट सर्विस CIA एजेंट
फेलिक्स। फेलिक्स भी डोमिनिक के मकसद को नाकाम करना चाहता था, लेकिन CIA ने उसके हाथ बांध दिए थे, इसलिए उसने बॉन्ड की मदद की। उस वक्त वो बोलीविया में ही था। उसने बॉन्ड को बताया कि बोलीविया के रेगिस्तान में एक छुपा हुआ होटल है जहां डोमिनिक मेड्रानो को पैसे देने वाला है, ताकि वो उन पैसे से हथियार खरीद सके और बोलीविया पे हमला करके वहां का तानाशाह बन सके। बॉन्ड बिना एक पल गवाए कैमली के साथ सीधा बोलीविया के उस सुलगते हुए बंजर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ा। उधर डोमिनिक रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद अपने उस खुफिया और आलीशान होटल में मेड्रानो के साथ डील करने आ पहुंचा था। टेबल पर पैसों से भरा एक सूटकेस रखा हुआ था और मेड्रानो के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा था कि बोलीविया का वो रेगिस्तान डोमिनिक की संपत्ति है। मेड्रानो ने बिना एक पल सोचे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, लेकिन तभी डोमिनिक ने उसके सामने एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रख दिया। मेड्रानो ने जब उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए। उस कागज पर साफ साफ लिखा था कि मेड्रानो के तानाशाह बनने के बाद पूरे बोलीविया को पानी सप्लाई करने का हक सिर्फ डोमिनिक के पास होगा, जिसे वो अपनी मन मर्जी से कितने भी दाम में बेच सकता है। मेड्रानो को समझ आ गया कि डोमिनिक ने उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है, क्योंकि पानी पर कब्जा करके डोमिनिक देश की सरकार को अपनी मुट्ठी में कर सकता था। वो मेड्रानो को प्यादे की तरह इस्तेमाल करने वाला था। मेड्रानो इस बात से वाकिफ भी था, मगर बोलीविया की सत्ता की लालच में उसने डोमिनिक की सारी मांगें स्वीकार कर ली। डील पूरी होते ही डोमिनिक ने मेड्रानो को पैसों से भरा सूटकेस सौंप दिया और साथ ही एक और तोहफा दिया। उस होटल की वेटरेस जिस पर मेड्रानो की गंदी नीयत थी, मेड्रानो वेटरेस को एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। डोमिनिक और मेड्रानो अभी से अपनी जीत की खुशी मना रहे थे, लेकिन उन दरिंदों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। बॉन्ड और कैमली छुपकर उस आलीशान होटल में घुस चुके थे। कैमली की आंखों में सिर्फ अपने परिवार की मौत का बदला था। वो छुपते छुपाते सीधा मेड्रानो को खत्म करने के लिए उसके कमरे की तरफ आ गई। वहीं दूसरी तरफ बॉन्ड ने डोमिनिक और उसके हथियारों से लैस खतरनाक बॉडीगार्ड्स को अपना निशाना बनाया। बॉन्ड ने किसी परछाई की तरह डोमिनिक के गार्ड्स पर अचूक हमला बोल दिया। होटल के अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। डोमिनिक अपनी जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करने लगा। उसी पल अचानक ही उस पूरे होटल में एक के बाद एक भयंकर धमाके होने लगे। दरअसल उस पूरे आलीशान होटल को बिजली देने के लिए जगह जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगे थे, जो किसी बम से कम नहीं थे। शूट आउट के दौरान एक फ्यूल सेल में आग लग गई, जिससे धमाका हुआ और उसकी चपेट में आकर दूसरे सेल्स भी धमाके के साथ फटने लगे। देखते ही देखते उस पूरे आलीशान होटल में आग का एक खौफनाक सैलाब आ गया। उधर कैमली मेड्रानो के गार्ड्स को मारकर उसके कमरे में अंदर घुस गई, लेकिन मेड्रानो को उसकी भनक पहले ही लग चुकी थी। उसने अचानक कैमली पे हमला कर दिया। दोनों के बीच एक बेहद हिंसक, खूनी और जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। दूसरी तरफ बॉन्ड भी डोमिनिक के आदमियों को मारकर उस तक पहुंच चुका था। डोमिनिक के हाथों में एक भारी कुल्हाड़ी थी, जिससे वो पागलों की तरह बॉन्ड पर जानलेवा हमला किए जा रहा था। लेकिन जेम्स बॉन्ड को मार पाना इतना आसान नहीं था। इतने धमाकों और आग की लपटों के बीच भी उसका मन शांत था। डोमिनिक ने जैसे ही उस पर अगला वार किया, बॉन्ड धीरे से साइड हो गया और कुल्हाड़ी सीधा डोमिनिक के ही पैर में धंस गई। बॉन्ड ने डोमिनिक को काबू में ले लिया। उधर दूसरी ओर कैमली ने अपनी फुर्ती दिखाते हुए मेड्रानो को एक दर्दनाक मौत दे डाली, लेकिन उस कमरे में चारों तरफ आग लग गई थी और कैमली आग की लपटों के बीच फंस चुकी थी। बॉन्ड दुविधा में पड़ गया। अगर वो कैमली को बचाने जाता तो डोमिनिक हाथ से निकल जाता। वक्त कम था और बॉन्ड ने उसी पल अपना फैसला कर लिया। वो कैमली को बचाने निकल पड़ा। आग की लपटों के बीच से होता हुआ बॉन्ड कैमली तक पहुंच तो गया। अब वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आने लगी, पर तभी बॉन्ड को सामने की दीवार पर लगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल दिखाई दिया। उसने तुरंत अपनी गन निकाली और उस सेल पर फायर कर दिया। एक धमाका हुआ और दीवार का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। छत गिरने और पूरे होटल के तबाह होने से महज कुछ सेकंड्स पहले बॉन्ड कैमली को लेकर उस टूटी हुई दीवार के रास्ते बाहर रेगिस्तान की रेत पर कूद गया। दोनों बाल बाल बच गए। उन्होंने देखा डोमिनिक लंगड़ाता हुआ तपते रेगिस्तान में पैदल भागने की कोशिश कर रहा था। वो बॉन्ड के निशाने पर था, लेकिन बॉन्ड उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। उसने पहले डोमिनिक को जिंदा छोड़ने का लालच देकर उससे क्वांटम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सारे राज उगलवा लिए और फिर अपनी कार से उसे रेगिस्तान के बीचों बीच ले आया।
बॉन्ड डोमिनिक को फिल्ड्स की मौत महसूस कराना चाहता था। उसने अपनी डिक्की से इंजन ऑयल का एक डिब्बा निकाला और उसे डोमिनिक के पैरों के पास फेंकते हुए बोला, तुमने मेरे लोगों को यही पिलाकर मारा था ना, अब जब तुम्हें प्यास लगे तो यही पीना। यह कहकर बॉन्ड डोमिनिक को तपते रेगिस्तान के बीचों बीच भूख, प्यास और तड़प तड़प कर मरने के लिए अकेला छोड़ आया। रेगिस्तान के उस नर्क से जिंदा बाहर आने के बाद एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर बॉन्ड और कैमिली के अलग होने का वक्त आ गया था। दोनों ने मिलकर अपना अपना बदला पूरा कर लिया था। कैमिली ने नम आंखों से बॉन्ड की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसे बेहद प्यार से चूम लिया और इस तरह दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं। कैमिली बोलीविया के लोगों को उनका पानी और उनका हक लौटाने निकल पड़ी और बॉन्ड निकल पड़ा अपने एक पुराने और गहरे जख्म का हिसाब करने। वहीं से कहानी ने रशिया की बर्फीली और सर्द वादियों की ओर रुख किया, जहां एक शख्स अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि वेस्पर का धोखेबाज बॉयफ्रेंड यूसेफ था। पिछले पार्ट में वेस्पर ने इसी यूसेफ की जान बचाने के लिए MI6 से गद्दारी की थी और अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वेस्पर को लगता था कि यूसेफ क्वांटम के कब्जे में है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। यूसेफ खुद क्वांटम ऑर्गेनाइजेशन का एक शातिर मोहरा था। उसका काम ही यही था, अलग अलग देशों की इंटेलिजेंस टीम में काम करने वाली महिला एजेंट्स को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाना और फिर उनसे अपना काम निकलवाना। यूसेफ जब उस रात अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ अपने घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंधेरे कमरे में बॉन्ड हाथ में गन लिए मौत बनकर उसका इंतजार कर रहा था। बॉन्ड को यूसेफ के बारे में डोमिनिक से ही मालूम चला था। बॉन्ड जिसने वेस्पर से सच्चा प्यार किया था, वो आज भी उसकी मौत को भुला नहीं पाया था। वो यूसेफ से वेस्पर की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। बॉन्ड ने यूसेफ की गर्लफ्रेंड को वहां से बाहर भेज दिया। अब बॉन्ड की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और खुद को रोक लिया। वो समझ गया था कि अंधाधुंध कत्ल करने से उसे कभी सुकून नहीं मिलेगा। बॉन्ड ने अपनी गन नीचे की और यूसेफ को जिंदा छोड़कर MI6 के हवाले कर दिया ताकि उससे क्वांटम के बाकी राज भी उगलवाए जा सके। बॉन्ड अपार्टमेंट से बाहर निकला तो देखा बाहर एम उसका इंतजार कर रही थी। एम को अपने एजेंट जेम्स बॉन्ड पर नाज था। उसने बताया कि डोमिनिक रेगिस्तान के बीचों बीच मुर्दा पाया गया और उसके पेट के अंदर उन्हें इंजन ऑयल मिला। यह सुनकर बॉन्ड के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान आई। एम ने उससे कहा, अब तुम्हें काम पर वापस आ जाना चाहिए बॉन्ड। बॉन्ड ने अपने उसी ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मैंने काम छोड़ा ही कब था। बॉन्ड वेस्पर की यादों को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक बार फिर अपने मिशन पर निकल पड़ा और इसी के साथ ये शानदार फिल्म यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको क्वांटम ऑफ सोलेस की ये थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानी के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली जबरदस्त फिल्म की कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।